हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टर्म्स। हमने इससे पहले 140 टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम 141 से शुरू करते हैं। 141 नंबर टर्म है सेस्टेट। सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन्स। कोई भी पोइट्री में 6 लाइन स्टैंजा एक तरह से। तो या तो वो 6 लाइन की एक कंप्लीट पोएम हो गई, या फिर 6 लाइन स्टैंजा प्लस 6 लाइन और हो गया, प्लस 6 कितनी भी हो गई, एक लॉन्गर पोएम बन जाती है। तो या तो 6 लाइन की एक कंप्लीट पोएम हो गई, या एक पोएम के अंदर ही कई सारे स्टैंजा हो गए 6 6 6 को, तो इसको हम सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन्स ऑफ अ स्टैंजा। तो इन एक है सेस्टेट, राइम रॉयल, ऑक्टेव या और स्पेंसरियन स्टैंजा। ये एक ट्रिक है आपको याद रखने की। तो सेस्टेट में 6 हो जाएगा, राइम रॉयल में 7 हो जाएगा, ऑक्टेव में 8 हो जाएगा, और स्पेंसरियन स्टैंजा है तो इसमें 9 लाइन्स। इसमें 6 लाइन होंगी सेस्टेट में, राइम रॉयल में 7 लाइन्स होंगी, ऑक्टेव में 8 होंगी, और ये जो स्पेंसरियन है इसमें 9 लाइन्स होंगी। ये स्टैंजा को फॉर्म करने के लिए लाइन है। 6 लाइन स्टैंजा, 7 लाइन, 8 लाइन और 9 लाइन है। नेक्स्ट है स्लैंग। स्लैंग एक तरह से इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। मतलब या तो ना तो ये स्टैंडर्ड वोकेबलरी का पार्ट होता है, या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का पार्ट होता है। अलग अलग जैसे जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं ना, उनमें अलग अलग जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको हम स्लैंग बोलते हैं। वो कॉन्वर्सेशन के लिए यूज़ होती है ओनली, नॉट फॉर द रिटर्न पर्पज़। तो वो जो राजस्थान में मान लो वो अपनी उस एरिया की लैंग्वेज है, वो कॉन्वर्सेशन के लिए तो यूज़ करते हैं, रिटर्न में कहीं नहीं होती है, तो उसी को स्लैंग बोलते हैं। एवरी कल्चर एंड एवरी रीजन अक्रॉस द ग्लोब हैज़ इट्स ऑन स्लैंग। नेक्स्ट है सोनेट। सोनेट क्या होता है। सोनेट एक तरह से 14 लाइन पोएम होती है, और इसमें जब ये शुरू होती है तो एक प्रॉब्लम के साथ शुरू होती है, और इस एंड होते होते उसमें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाता है। फर्स्ट सोनेट सबसे पहले तो इटली में थी। उसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, या पेट्रार्क ने लिखी थी तो पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। और वहाँ से इंग्लिश में हेनरी हावर्ड लेकर आए थे, जिनको अर्ल ऑफ सरे भी बोलते हैं 1557 में। तो इंग्लिश सोनेट तो हेनरी हावर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश पोइट्री में, और उससे पहले इटली में थी, जो पेट्रार्क यूज़ करते थे। उसको इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। इसमें 14 लाइन्स होती हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट है वो 14 लाइन्स होती हैं, और ये डिवाइडेड कैसे होती है। एक तो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव में मैंने बताया था 8 लाइन्स, और एक होता है सेस्टेट। तो 8 + 6 में होती है, टोटल 40 लाइन्स हो गई। और इनकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, और सेस्टेट की राइम स्कीम C D E या फिर C D C होती है। और दूसरे टाइप की है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट में भी 14 लाइन्स ही होती है, पर इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट नहीं होता है। इनका जो डिवीजन होता है वो 4+4 होता है। 4+4+4+2। 14 है तो 4+4+4, ये 12 हो गई, और +2, तो ये तो क्वार्टन हो गए इसमें। 4 4 4 4 लाइन वाली को तो हम क्वार्टन बोलते हैं ना, जिस वो स्टैंजा जिसमें 4 लाइन्स होते हैं उनको हम क्वार्टन बोलते हैं, और 2 लाइन को कपलेट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 क्वार्टन और एक कपलेट हो जाता है। तो ये 14 लाइन्स हो गई। और इनकी राइम स्कीम क्या होती है, A B C D E F और G तो सोनेट 14 लाइन्स होती हैं। दो टाइप की होती हैं, पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, 8 लाइन और 6 लाइन होती हैं, और शेक्सपियरियन सोनेट में होती हैं 4+4+4 और +2, मतलब 3 क्वार्टन और 2 कपलेट। नेक्स्ट है स्पेंसरियन स्टैंजा आ गया। ये 9 लाइन होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था जो ट्रिक थी उससे। 9 लाइन होता है इसके अंदर, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। इसकी जो 8 लाइन्स होती है ना, इस स्पेंसरियन में 9 लाइन है तो 8 लाइन होंगी, वो तो आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी। और जो लास्ट वाली लाइन होगी ये होगी आयम्बिक हेक्सामीटर में। सबसे पहले इसको एडमंड स्पेंसर ने यूज़ किया था अपनी एलिगोरिकल पोएम फेरी क्वीन में, इसीलिए इसको स्पेंसरियन स्टैंजा बोलते हैं, जो 9 लाइन का होता है। नेक्स्ट है स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम को किसने इन्वेंट किया था, J.M. हॉपकिंस ने सबसे पहले। तो उन्होंने क्या किया था कि जो शेक्सपियरियन की पोइट्री थी, मिल्टन की पोइट्री थी, जो भी लिखी हुई थी उसको उन्होंने एनालिसिस किया, और उन्होंने देखा कि जो आयम्बिक पेंटामीटर है या जो फ्री वर्स है वो इतना नेचुरल नहीं होता है जितना ये स्प्रंग रिदम होता है। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया या इन्वेंट किया एक तरह से, स्प्रंग रिदम को, G.M. हॉपकिंस ने। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट तो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो एक तरह से ये इस तरह से होती है। तो फर्स्ट स्ट्रेस्ड हो गए। अनस्ट्रेस्ड जो होते हैं ना, उसके बाद वो कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 3 4, तो उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टैंजा।
स्टैंजा तो एक तरह से जैसे पैराग्राफ, प्रोज में पैराग्राफ होते हैं कितनी लाइन्स होंगी उसमें, उसी तरह से स्टैंजा होते हैं 2 लाइन 3 लाइन, वो एक तरह से लेंथ होती है उनकी। ये 3 लाइन स्टैंजा भी हो सकता है, 4 लाइन भी हो सकता है, 8 लाइन भी हो सकता है। तो जैसे प्रोज में पैराग्राफ होता है कितनी लाइन का पैरा होगा, उसी तरह से पोइट्री में स्टैंजा होते हैं। और एक स्टैंजा से जो दूसरे स्टैंजा होते हैं उनमें थॉट या जो भी आइडिया होता है वो कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि पहले में अलग है दूसरे में अलग है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जेम्स विलियम्स ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। उनका एक वर्क था, जेम्स विलियम्स, उनका वर्क था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि एक तरह से इंटरनल मोनोलॉग नहीं होते, कोई भी रीडर है, कोई भी पर्सन है, मान लो ऑथर है, रीडर तो नहीं, ऑथर, राइटर या कोई पर्सन, उसके अंदर थॉट्स चलती रहती है कंटिन्यूअसली कि उसने क्या किया, पहले ये हुआ था उसके बाद ये हुआ था, तो इस तरह से थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। द लिटरेरी डिवाइस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ अ पर्सन। इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी बोलते हैं, वेयर द इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस ऑफ ए कैरेक्टर एसोसिएटेड विद हिज और हिर एक्शन और पोर्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ ए मोनोलॉग दैट एड्रेसेस द कैरेक्टर इटसेल्फ। नेक्स्ट है सब प्लॉट। सब प्लॉट तो कोई भी स्टोरी है उसमें 2 प्लॉट हो सकते हैं, एक मेन प्लॉट होता है, एक सब प्लॉट होता है। सब प्लॉट वही होता है कि छोटा होगा, और एक तरह से अगर मेन प्लॉट है उसमें बहुत टेंशन चल रही है, कोई ट्रेजेडी है, किसी का मर्डर हो रहा है, तो थोड़ी सी कॉमेडी डालने के लिए एक सब प्लॉट भी उसमें डाल दिया जाता है, एक रिलीफ के लिए, और मे प्रोवाइड इम्फेसिस फॉर द मेन प्लॉट। एक ही स्टोरी में 2 स्टोरी चल रही हैं, एक मेन स्टोरी है, एक कोई छोटी मोटी और है दूसरी, कॉमेडी टाइप की हो सकती है वो। नेक्स्ट है टेल। टेल स्टोरी टोल्ड बाय अ नैरेटर विद अ सिंपल प्लॉट एंड लिटिल कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसमें बहुत ही सिंपल प्लॉट होता है, छोटी सी स्टोरी होती है, शॉर्ट होती है और एक सिंपल मैसेज कैरी करती है ये। नेक्स्ट है टंका। ये एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री है। इससे पहले हमने हाइकू किया था। हाइकू और टंका सिमिलर ही है, हाइकू में 3 लाइन्स होती हैं और टंका में 5 लाइन्स होती हैं। और ये जो लाइन्स होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले 5 सिलेबल, फिर 7, फिर 5, फिर 7, फिर 5। और हाइकू में 5, 7 और 5 थी। इसमें 3 लाइन्स थी हाइकू में, और टंका में 5 लाइन्स है, बाकी सेम ही है ये। नेक्स्ट है टर्जा राइमा। टर्जा राइमा मतलब 3 लाइन्स होती हैं इसमें, 3 लाइन की, फिर 3 लाइन और, फिर 3 लाइन और करके एक लॉन्ग पोएम बनती है। सबसे पहले इसको इटालियन पोइट दांते ने इंट्रोड्यूस किया था अपने मास्टरपीस द डिवाइन कॉमेडी में। तो इसमें ये जो राइम स्कीम क्या होती है इसकी, ए बी ए, और DED। इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाती हूँ। जैसे कोई भी पोएम है, टर्जा राइम है, उसकी 3 लाइन्स क्या होंगी, सबसे पहले वाली लाइन में रैट आ गया, दूसरी लाइन है उसमें राइट आ गया, नहीं राइट नहीं, राइट तो इससे मैच करता हूँ कि ब्लैक कर लीजिए आप, ब्लैक। और ये रैट है, इसी के साथ राइम करेगी ये तीसरी लाइन, ABA है ना, तो ये इसी के साथ राइम करेगी, रैट को कैट कर देते हैं। ये एक लाइन होगी। जो अगली फिर अगला स्ट्रेंजा बनेगा ना, उसमें जो ये दूसरी लाइन है B है, ये ब्लैक फर्स्ट लाइन बन जाएगा, ब्लैक, और इसके साथ राइम करता हुआ कुछ भी, ब्लैक के साथ कुछ भी हो जाएगा, बीच में कोई और होगा, और यहाँ जो राइम होगी वो इससे राइम करेगा, ये जो वर्ड होगा, फिर नेक्स्ट में ये जो बीच वाला है ये आगे वाली लाइन का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से टर्जा राइमा का जो पैटर्न होता है वो ABA, BCB और DED होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज ए जॉनर ऑफ स्टोरी इन विच ए हीरो इज ब्रॉट डाउन बाय हिज और हर ओन फॉल्स। इसमें क्या होता है, ट्रेजेडी में जो हीरो होता है वो अपनी ही कोई मिस्टेक की वजह से, या तो उसमें ओवर एम्बिशन होता है, या ग्रीड होता है, पैसे के लिए ग्रीड हो सकता है, या फिर वो अपने एक्सेसिव लव ऑफ किसी के लिए प्यार हो सकता है, उसी की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। ट्रेजेडी में सबसे पहले वो एक सक्सेसफुल होता है, रिस्पेक्टेड होता है, बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसके बाद उसका एक डिसीजन उसको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। वो डिसीजन उसमें चाहे ओवर एम्बिशन हो जाता है, या फिर उसकी कोई ग्रीड हो जाती है पैसे को लेकर, पावर को लेकर, कुछ भी।
तो उसी से उसका डाउनफॉल होता है, तो हम उसको ट्रेजिडी बोलते हैं। और लास्ट में वो आइसोलेटेड हो जाता है अपने फ्रेंड्स से, अपने कंपेनियंस जो भी होते हैं। वी फील सैड फॉर हिम और हर। ट्रेजिक फ्लो भी यही होता है कि इन अ ट्रेजिडी द क्वालिटी विद इन द हीरो और हीरोइन विद लीड्स टू हिज और हर डाउनफॉल। मतलब ट्रेजिडी और ट्रेजिक फ्लो एक ही है। मतलब ट्रेजिक फ्लो होगा तभी उसकी ट्रेजिडी होगी, एक तरह से उसके साथ ट्रेजिडी होगी। तो इसी में यही है कि वो जेलसी हो सकती है, या वो डिसीजन नहीं ले पाता, जैसे हेमलेट में होता है। मैकबेथ में क्या होता है, मैकबेथ में उसका ओवर एम्बिशन हो जाता है। ओथेलो में जेलसी हो जाती है। तो कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी तो नहीं कह सकते आप, डिसक्वालिटी होती है, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। नेक्स्ट है ट्रिकेस्टर। ट्रिकेस्टर तो नाम से ही पता चलता है कि ट्रिक, और ट्रिक होती है वो जेन्युइन तो हो नहीं सकती। तो कोई भी पर्सन कोई सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, प्रॉब्लम से या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या एनिमीज़ को हराने के लिए वो कोई ट्रिक यूज़ करता है। और ज़्यादातर ये कॉमन चीज़ें नेटिव अमेरिकन और अफ्रीकन लिटरेचर में देखी जाती है। लास्ट है अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट एक हमने इससे पहले पढ़ा था, ओवर स्टेटमेंट या हाइपरबोल जिसको बोलते हैं। तो हाइपरबोल में हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। कि मान लो हमारे 100 रुपीज़ खो गए हैं, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि ओ मेरे तो 100 रुपये खो गए हैं, अब क्या होगा। और अंडर स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे करोड़ भी आपके खो जाएं, तो आप उसको बोलोगे मेरे तो करोड़ रुपए खो गए, बस कुछ नहीं हुआ, मतलब कम करके सिचुएशन को। तो इसमें यही होता है कि हाइपरबोल इज एन एग्जैजरेशन दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल। जो एक्चुअल होता है उसे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलता है। और अंडर स्टेटमेंट इज ऑलवेज लेसर देन द एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल होता है उसे बहुत कम। इंटेंशनली मेक अ सिचुएशन सीम्स लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली। तो राइटर या स्पीकर जो भी है, इसको यूज़, एक ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसको इसीलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी सिचुएशन है उसको ये बहुत कम इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट बनाने के लिए तो आप हाइपरबोल यूज़ करोगे, कम इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। तो आज हमारी ऑलमोस्ट सारी लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।